Namaste, खुश रहो बेटियाओ. I am Dr. Himanshu Mathur, Associate Professor, Department of Management Studies, Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, and today we will discuss about the material control. First, we start with introduction. बेसिकली मटेरियल कंट्रोल क्या होता है उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. बहुत ही इजी सा एग्जांपल लेता हूँ. आप अपने घर में वेजिटेबल्स लेके आते हो, तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप एक महीने की वेजिटेबल साथ में लेके आ जाते हो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं लाते एक महीने की वेजिटेबल एक साथ में. अगर आपके घर में 6 या 7 मेंबर है तो क्या आप केवल 2 मेंबर के हिसाब से वेजिटेबल लाओगे? ये भी पॉसिबल नहीं है. क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर हम महीने भर की 10 दिन की एक साथ वेजिटेबल लेके आ जाएंगे तो ये चांसेस रहता है कि वेजिटेबल वेस्ट हो सकती है, खराब हो सकती है. और वही दूसरी तरफ घर में अगर 6-7 मेंबर है और अपन केवल 2 या 3 मेंबर के हिसाब से वेजिटेबल लाते हैं तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उतना हम फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते. वही कंसेप्ट अप्लाई होता है कंपनी में. अगर कंपनी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा मटेरियल खुद के पास में स्टोर करके रखती है तो वहाँ पे ये दिक्कत रहती है कि जो मटेरियल स्टोर में पड़ा है, वेयर हाउस में पड़ा है, वो खराब होने के चांसेस रहते हैं. हो सकता है बारिश आने के कारण आपका मटेरियल खराब हो जाए, कुछ भी रीज़न हो सकता है, नेचुरल रीज़न के कारण आपका मटेरियल खराब हो जाए. मटेरियल ऐसा होता है, उसकी नेचर ऐसी होती है कि वो श्रिंक होता है पड़े पड़े. तो आप जितना मटेरियल ज़्यादा परचेज करके लेके आओगे तो वो श्रिंक होगा. श्रिंक होने के कारण मटेरियल की क्वांटिटी कम होगी, तो वो आपके लिए क्या एक तरीके का लॉस है. और वही जितनी रिक्वायरमेंट है उससे अगर आप कम मटेरियल लेके आओगे तो आपका प्रोडक्शन का काम रुक जाएगा. जब प्रोडक्शन का काम रुक जाएगा तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी में प्रोड्यूस गुड्स होंगे नहीं, तो आप मार्केट की सप्लाई पूरी कर नहीं पाओगे. जब सप्लाई नहीं होगी तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट होगा, जिससे आपके रेवेन्यू में कमी आएगी और अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट भी कम होगा. तो मटेरियल कंट्रोल क्या है? मटेरियल कंट्रोल एक वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम मटेरियल की रिक्वायर्ड क्वांटिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमें बेसिकली कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, ताकि न तो उससे हम ज़्यादा लाएं और न ही उससे कम लेके आए. तो मटेरियल इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट. मटेरियल सिंपली मीन्स एनी कमोडिटी और सब्सटेंस विच इज प्रोसीड इन फैक्ट्री इन ऑर्डर टू बी कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड. बेसिकली हम मटेरियल की बात करें तो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल एक रॉ गुड्स होता है, रॉ मटेरियल होता है, जिसको हम मशीनों के थ्रू या जो भी वर्कर है वो अपनी स्किल के थ्रू किस में कन्वर्ट करते हैं? फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं. बेसिकली मटेरियल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? मटेरियल विच फॉर्म अ पार्ट ऑफ फिनिश goods or product are known as direct material. For leather used making pair of shoes. बेसिकली डायरेक्ट मटेरियल वो मटेरियल है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, जिसके बिना आप गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. प्लास्टिक के बिना आप पेन नहीं बना सकते, लेदर के बिना आप शूज नहीं बना सकते, तो वो तो क्या कहलाता है? आपके डायरेक्ट मटेरियल. वही इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? ऐसे मटेरियल जो प्रोडक्शन में आपको हेल्प करते हैं, जो डायरेक्टली हेल्प नहीं करके इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं. जैसे मशीनरी में ऑयल ग्रीस आपको डालना पड़ता है टाइम टू टाइम. अगर मशीनरी में ऑयल ग्रीस नहीं जाएगा तो मशीनरी सही तरीके से काम नहीं करेगी. तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? मशीन के थ्रू. और मशीन में हम कौन सा मटेरियल लगा रहे हैं? ऑयल ग्रीस, स्पेयर पार्ट, ये सब अपन यूज में ले रहे हैं. तो ये प्रोडक्शन में इनडायरेक्टली हमें क्या कर रही है? हेल्प कर रही है. तो ये क्या कहलाते हैं? आपके इनडायरेक्ट मटेरियल. जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते बट इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके इनडायरेक्ट मटेरियल. जैसा कि मैंने आपको अभी मटेरियल और मटेरियल कंट्रोल दोनों का कंसेप्ट बताया कि मटेरियल का मतलब क्या होता है कि वो रॉ गुड्स या रॉ मटेरियल जिसको हम मशीन या अपनी स्किल के थ्रू फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं ताकि जो कंज्यूमर है उसको कंज्यूम कर सके, वो तो हमारा क्या कहलाता है? रॉ मटेरियल. अब हमें इस रॉ मटेरियल पे कंट्रोल रखना क्यों जरूरी है, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था कि अगर हम हमारे ही घर में रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा वेजिटेबल्स लाएंगे तो उसके वेस्ट होने के चांसेस रहेंगे, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी से अगर कम क्वांटिटी में हम
वेजिटेबल्स लाएंगे तो हो सकता है जितने भी मेंबर्स हैं उनके लिए प्रॉपर फूड न बन पाए। तो वही कंसेप्ट हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमारी कंपनी में। अगर हम रिक्वायर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा मटेरियल रखेंगे तो हो सकता है किसी भी नेचुरल क्लाइमेट के कारण मटेरियल वेस्ट हो जाए, मटेरियल श्रिंक होता रहता है, तो जितना श्रिंक होगा उतनी ही आपकी क्वांटिटी का लॉस होगा। और वहीं पे अगर मटेरियल रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कम है तो दिक्कत आएगी आपके प्रोडक्शन में कि आप प्रोडक्शन को प्रॉपरली स्मूथली नहीं कर सकते। तो मटेरियल कंट्रोल वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम मटेरियल की एडिक्वेट ऑप्टिमम रिक्वायर्ड क्वांटिटी जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमें कितने मटेरियल की जरूरत है, कितने मटेरियल से हमारा काम चल सकता है, ताकि न तो ज़्यादा मटेरियल आए और न ही कम मटेरियल आए। It can be defined as comprehensive framework for the accounting and control of material cost designed with the object of maintaining material supply at a level so as to ensure uninterrupted production but at the same time minimizing the investment of fund। बेसिकली क्या होता है, अगर मैं 10 रुपए की जगह 20 रुपए का मटेरियल लेके आऊंगा तो मुझे ये पता है काम तो मेरे 10 रुपए का ही आना है। जो मैंने एक्स्ट्रा 10 रुपए का परचेज किया है वो वेस्ट भी होगा और वो 10 रुपए मेरी लिक्विडिटी क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है। वो इन्वेस्टमेंट मुझे किसी भी तरीके का रिटर्न नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे आपका फंड जो है, आपका कैश जो है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी परचेज करने के कारण क्या हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, जिसके ऊपर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। It is systematic control over purchasing, storing and using of material so as to have minimum possible cost of material. In simple word, it is system which ensure that right quality of material is available in right quantity at a right time at a right place with the right amount of investment। Basically material control का जो objective है वो objective यही है कि प्रोडक्शन के लिए हमें सही टाइम पे सही क्वालिटी का मटेरियल सही क्वांटिटी में इजीली अवेलेबल हो जाए, ताकि हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत न आए। We are starting with the objective of material control कि हमें material control क्यों करना चाहिए। First, availability of material. There should be availability of all type of material in the factory so that production may not held up for the want of material। बेसिकली हम मटेरियल कंट्रोल इसलिए करते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि हमें हर दिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कितनी क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए, ताकि न तो मटेरियल कम पड़े और न ही हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई दिक्कत आए, हमारा प्रोडक्शन स्मूथली चलता रहे। सेकेंड पॉइंट, नो एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट इन मटेरियल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 10 रुपए के मटेरियल की रिक्वायरमेंट है और आप 15 या 20 रुपए का लेके आते हो तो पहली चीज तो क्या, जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट परचेज करने में लगाया है वो अमाउंट आपके ब्लॉक हो गया और उस अमाउंट के ऊपर आपको कुछ भी रिटर्न नहीं मिल रहा है, और हो सकता है जो एक्स्ट्रा मटेरियल आपने परचेज किया है उसके वेस्ट होने के भी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल कंट्रोल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो फंड है जो वेस्ट हो सकता था उसको हम बचा सकते हैं। रीजनेबल प्राइस। While purchasing, it is seen that it is purchased at low price, but quality should not be sacrificed at a cost of lower price। Basically, purchase manager का ये objective होता है कि सही क्वालिटी का मटेरियल मिनिमम प्राइस पे मार्केट से परचेज करके लेके आए। इसके लिए उसकी ड्यूटी होती है कि वो केवल एक ही सप्लायर से बात न करे, 3-4 सप्लायर से बात करे, उनकी क्वालिटी को कंपेयर करे, प्राइस को कंपेयर करे, टर्म्स एंड कंडीशन को कंपेयर करे, उसकी के बाद में ही वो उनसे मटेरियल परचेज करे। मिनिमम वेस्टेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मटेरियल अगर रिक्वायर्ड क्वांटिटी में होगा तो उसकी वेस्टेज भी कम होगी। मटेरियल जितना ज़्यादा परचेज करके लेके आओगे तो उसके वेस्टेज होने के चांसेस रहेंगे। अगर वो मटेरियल आपके काम में नहीं आ रहा है, वेयर हाउस में पड़ा है, हो सकता है उसके चोरी होने के भी चांसेस है। हो सकता है बरसात आने के कारण, बारिश आने के कारण आपका मटेरियल खराब हो जाए। हो सकता है कि नमी के कारण वो मटेरियल खराब हो जाए। कोई भी रीजन से क्या हो सकता है, मटेरियल खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो मटेरियल कंट्रोल के थ्रू हम जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी है उसको इग्नोर कर सकते हैं, जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसी पे फोकस कर सकते हैं और उसी को परचेज करके रख सकते हैं और यूज में लेते हुए प्रोडक्शन कर सकते हैं। We comes to the next objective,
रेडी इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल। बेसिकली मटेरियल कंट्रोल में क्या होता है, जो आपका स्टोर कीपर होता है वो ये नज़र रखता रहता है कि कितना मटेरियल आ रहा है, कितना जा चुका है, कितना बाकी है। तो बेसिकली मटेरियल कंट्रोल के थ्रू हमें मटेरियल की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि अब हमें कितना मटेरियल और बाहर से परचेज करना है, अभी जो मटेरियल है उससे काम चल सकता है या नहीं। नेक्स्ट, misappropriation of material. Material can easily be misappropriated by the employee. Therefore, this require an internal check on material which is part of material control. Basically अगर देखा जाए जो वर्कर होते हैं तो वहाँ पे ये चांसेस रहते हैं कि जो आपका रॉ मटेरियल है वो कुछ में से कुछ भी चुरा के लेके जा सकते हैं। अगर आपका चेकिंग सिस्टम सही प्रॉपर इफेक्टिव नहीं है तो हो सकता है वहाँ पे चोरी के चांसेस आपके बढ़ जाए। Next, right amount of payment to the supplier. Invoice received from supplier should be approved for payment only if the terms or item of material order have been received or properly checked to avoid excess payment to supplier. आपको सप्लायर को तभी पेमेंट करना है जब आप पहले इस बात को वेरीफाई कर लो कि जितना मटेरियल आपने मंगाया था उतना ही आपको मिला है और सही क्वांटिटी में सही कंडीशन में मिला है। उसी के बाद में आपको क्या करना है, सारा का सारा पेमेंट करना है। स्टार्ट विद द रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल। हम मटेरियल को किस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं, मटेरियल का रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज बिन कार्ड। अ बिन कार्ड मेक रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट एंड इशू ऑफ मटेरियल एंड इज कीप्ड फॉर ईच आइटम ऑफ स्टोर कैरिड. These cards are maintained by storekeeper and storekeeper is answerable for any difference between physical stock and balance show in the बिन कार्ड। बेसिकली क्या होता है, इसमें बिन कार्ड में जितने भी तरीके के मटेरियल आपके वेयर हाउस में अवेलेबल है उन सब के लिए एक बिन कार्ड बना दिया जाता है। जैसे जैसे स्टोर से मटेरियल इशू किया जाएगा उसमें एंट्री की जाएगी और जैसे नया मटेरियल परचेज किया जाएगा तो उस कार्ड में एंट्री की जाएगी और उसका बैलेंस निकाल दिया जाएगा। वीकली भी निकाल सकते हैं, पर डे भी निकाल सकते हैं, मंथली भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे स्टोर कीपर इस बात के लिए आंसरेबल है कि जितना फिजिकल स्टॉक पड़ा है क्या उतना ही स्टॉक बिन कार्ड में शो हो रहा है या नहीं। These cards are not only used for recording receipt and issue of store but also assist storekeeper to control the stock. Basically इस कार्ड का मतलब यही नहीं है कि केवल आप इश्यू और रिसिप्ट की एंट्री करते रहो। इसका मतलब ये है कि आप ये भी नजर रखो कि कितना मटेरियल बाकी है, क्या ये प्रोडक्शन के लिए अब सही क्वांटिटी में सफिशिएंट है या नहीं, क्या हमें नया ऑर्डर देना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट इज स्टोर लेजर। The ledger is kept in costing department and is identical with bin card except that receipt, issue, balance are shown along with their money value. बेसिकली बिन कार्ड में हम केवल क्वांटिटी लिखते हैं जबकि स्टोर लेजर में हम क्वांटिटी के साथ में उसका अमाउंट भी लिखते हैं। चीज़ें वही आती हैं, परचेज या रिसिप्ट, इशू और बैलेंस, वो क्यों बिन कार्ड में आती है, बट बिन कार्ड में हम केवल उसकी क्वांटिटी लिखते हैं जबकि स्टोर लेजर में क्वांटिटी के साथ में उसका अमाउंट भी लिखा जाता है। तो ये दो मेथड्स हैं रिकॉर्ड ऑफ मटेरियल के, बिन कार्ड और स्टोर लेजर। दिस सेशन powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University, and I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will solve it.